लोग वैसे भी इस बार हरियाणा में बदलाव के लिए वोट देना चाहते हैं। जो युवा है, जो यूथ है, जो लोग वो बहुत जो है ना कि एजुकेट हुए और वो ऐसे ही किसी को वोट नहीं देंगे कि भाई उसकी पिछली विरासत है, जो उनको लगेगा कि उनके काम कराएगा या जो उनके विधानसभा क्षेत्र में अनबाइज्ड रहेगा विदाउट एनी कास्ट रिलीजन एंड दिस, वो फिर उसको। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। हरियाणा चुनाव की आज हम बातचीत करेंगे गन्नौर विधानसभा की। गन्नौर विधानसभा सोनीपत लोकसभा का पार्ट है और अभी 2019 में सिटिंग एमएलए भारतीय जनता पार्टी की निर्मल रानी थी, लेकिन इस बार 2024 में जो नाम सामने आया है बीजेपी की तरफ से, उनका नाम है देवेंद्र कौशिक। देवेंद्र कौशिक हो सकता है आपके लिए नया नाम हो, लेकिन आप रमेश कौशिक को ज़रूर जानते होंगे, जो 2019 से लेकर 2024 तक सोनीपत लोकसभा के सांसद रहे। 2024 में उनकी टिकट कट गई थी, नाराज़गी हुई और उस नाराज़गी का असर ये हुआ, सोनीपत लोकसभा बीजेपी पार्टी हार गई और सतपाल ब्रह्मचारी जो पहली बार हरियाणा का लोकसभा चुनाव लड़े थे, वो जीत गए। तो इस बार एक तरफ हैं कांग्रेस पार्टी के कुलदीप शर्मा जो 2 टाइम एमएलए हैं, 2019 का चुनाव हार गए थे, और दूसरी तरफ जो नाम सामने आया है देवेंद्र कौशिक। गन्नौर विधानसभा के बारे में बातचीत करने के लिए वहीं के बाशिंदे और हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट कुलदीप से हम बात करेंगे। कुलदीप भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। आपकी वोट कहाँ है? गन्नौर विधानसभा में ही वोट है, आपने बिल्कुल सही कहा। तो नहीं, बड़ा अच्छा रहता है ना, आपका एक पर्सनल टच रहता है, आपकी फील रहती है, आपको जो इनपुट्स देने वाले हैं आपको पता है वो क्रेडिबल लोग हैं। तो गन्नौर विधानसभा का क्या टेम्परेचर है? देखो सर, गन्नौर विधानसभा की अगर हम बातचीत करें, वैसे तो सोनीपत लोकसभा की बातचीत करें, ये माना जा रहा है कि पिछले लंबे समय से हम सोनीपत लोकसभा को देखें तो बहुत लंबे समय तक बीजेपी के पास रही है, क्योंकि दिल्ली से टच एरिया है। लेकिन पहले जितेंद्र मलिक यहाँ से सांसद बने थे कांग्रेस की तरफ से। अब की बार जो लोकसभा के सांसद है उस पहले बीजेपी के थे, उसके बाद फिर अभी आपने जैसे जिक्र किया सतपाल ब्रह्मचारी, और टफ फाइट मानी जा रही थी। कोई हम भी जब इसका विश्लेषण कर रहे थे या फील्ड में जा रहे थे तो ये माना जा रहा था बहुत क्लोज फाइट होगी, और वही क्लोज फाइट रही। लगभग 21,000 के आसपास का जो है ना कि जीत का मार्जिन रहा था सतपाल ब्रह्मचारी का कांग्रेस की तरफ से। और उसी में जब हम गन्नौर विधानसभा की बातचीत करें तो गन्नौर विधानसभा में जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए थे, तो वहाँ से जैसा आपने बताया कि बीजेपी की तरफ से निर्मल रानी चुनाव जीत गई थी और 10,000 की वोटों का लगभग मार्जिन रहा था कुलदीप शर्मा से। कुलदीप शर्मा दूसरे नंबर पे थे और 2009 और 14 में 2 बार कुलदीप शर्मा यहाँ से विधायक बने। और अब की बार जब लोकसभा चुनाव की बातचीत करते थे, गन्नौर वो विधानसभा थी जहाँ से बीजेपी आगे थी, बीजेपी लीड में थी। तो 5 विधानसभा सीट ऐसी थी सोनीपत लोकसभा में जहाँ से बीजेपी आगे थी और 4 विधानसभा से कांग्रेस आगे थी। तो उन गन्नौर में से वो सीट थी जहाँ से लगभग, मैं अगर आपको बताऊं सर, गन्नौर में 1708 वोटों से सिर्फ बीजेपी आगे थी। तो ये गन्नौर का टेम्परेचर रहा कि गन्नौर में 2 तरफ के लोग हैं। एक तो आप जीटी रोड के उस साइड जाओ तो खादर बेल्ट बोलते हैं, जो जमुना के आसपास का एरिया, और एक बेल्ट है जो रेलवे लाइन से, नॉर्दर्न रेलवे से इधर बोलते हैं, जहाँ जाट बहुल इलाका है पूरा। ये 2 एरिया है। तो ये माना जाता है कि उस साइड जो है ना कि कांग्रेस के ज़्यादा वोट रहे, और इस साइड माना जाता है कि मिक्स वोट रहे, कांग्रेस के भी वोट रहे और बीजेपी वोट रहे। बात आपने टेम्परेचर की तो जैसे पहले माना जा रहा था कि देवेंद्र कादियान लगभग टिकट ले ही आएंगे बीजेपी की, तो उनकी जीत निश्चित थी। लेकिन अब टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। और आपको बता दूं कि जहाँ से उन्होंने सुबह लाइव किया वो भी मेरे गांव से ही लाइव किया उन्होंने। वो कौन सा गांव आपका? मेरा गांव शाहपुर तगा है, जो जीटी रोड क्रॉस करके 2.5 से 3 किलोमीटर जमुना की तरफ पड़ता है। और वहाँ मोहनदास का एक मंदिर है जिसकी पूरी मान्यता है। तो वहाँ दिल्ली से बहुत दूर दूर से लोग आते, तो वहाँ जाकर उन्होंने सुबह अनाउंस किया कि तो मन्नत हवेली के मालिक देवेंद्र कादियान जो हैं, पहले कांग्रेस में थे, युवा शायद मोर्चा के कुछ पदाधिकारी भी थे, राहुल गांधी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम का हिस्सा थे। फिर वो छोड़ करके बीजेपी में आए इस होप में कि उनको टिकट मिल जाएगी, और पिछले काफ़ी समय से मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री के खास रहे
और अब एन टाइम पे उनकी टिकट काट दी गई। बिल्कुल, वो कांग्रेस से इसीलिए आए थे अगर हम कयास लगाए तो, क्योंकि कांग्रेस की टिकट वहाँ से कुलदीप शर्मा की पक्की थी पिछली बार भी, क्योंकि 2 बार वो विधायक रहे थे, तो उनकी कटनी बड़ी मुश्किल थी। तो उनको लगा कि हो सकता है बीजेपी में चले जाऊं, क्योंकि बीजेपी के लिए उस टाइम पे कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि बीजेपी मुझे टिकट दे देगी। लेकिन पिछली बार 2019 के चुनाव में बीजेपी ने निर्मल रानी को टिकट दे दिया, जो पहले भी बहुत सारे निर्दलीय चुनाव और अलग अलग पार्टी से गन्नौर से चुनाव लड़ चुकी हैं, जो पहले कलाना विधानसभा था, लेकिन वो हार जाती थी, लेकिन बीजेपी से 2019 में जीती। तो उनको ये कहा गया कि अगली बार आपको जो है ना कि टिकट देंगे, बीजेपी की तरफ से आश्वासन मिला। लेकिन अब की बार 2024 के चुनाव में फिर उनके साथ अगर हम आम भाषा में कहें तो खेला हो गया, जो शब्द प्रचलित है। तो इस बार कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कौशिक, तो ये देवेंद्र कौशिक कौन, उनके भाई हैं, क्या है इनकी इमेज? देवेंद्र कौशिक जो है ना कि रमेश कौशिक के भाई है, और शुरू से ही उन्हीं के साथ जो है ना कि चुनाव की कैंपेन करना, उनके इलेक्शन को मैनेज करना, मतलब जो भी लोग आते हैं उनसे बातचीत करना, तो उन्हीं के साथ इनकी राजनीति चली है। तो रमेश कौशिक बहुत बड़ा चेहरा है कि जो यहाँ से सांसद भी रहे हैं सोनीपत से, लेकिन आपने लोकसभा चुनाव में देखा किस तरीके से बीजेपी ने उनकी रमेश कौशिक वो चेहरा है जिनको ये यश प्राप्त है कि उन्होंने 2019 में किसको हराया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार के मुख्यमंत्री, जाटों के इतने बड़े लीडर, उनको हराने का गौरव प्राप्त है, यश प्राप्त है रमेश कौशिक। और देखिए 2024 में हुआ क्या उनके साथ। एक उनकी सीडी वायरल होती है, वो सही है गलत है वो हमें नहीं पता, वो जांच का विषय है, लेकिन वो सीडी उनको इतनी महंगी पड़ गई कि उनकी सोनीपत लोकसभा की टिकट कट गई, और वो इतने नाराज़ बीजेपी से हुए। देखो उल्टे लगते तो ये होता है। तो उसके बाद नाराज़ हुए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली चुनाव हार गए, और अब उनके बीजेपी को लगा होगा कि कुछ ना कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। लोकसभा चुनाव में आरोप लगाए हैं उन पे, बहुत ये चर्चाएं आम है सोनीपत कि उन्होंने कांग्रेस की मदद की है, इस तरीके के उन पे आरोप हैं। वो कांग्रेसी हैं, तो पहले कांग्रेस से तो आए हैं वो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो पॉलिटिक्स दो है, किस तरह से घूम रहे हैं। अब दोबारा से वो बीजेपी के लॉयल हो गए, उनको टिकट मिल गई है। तो ये बताइए कि कुलदीप शर्मा की जो इमेज है, 2019 में चुनाव हार गए थे, 10,000 वोट के करीब का डिफरेंस रहा था निर्मल रानी से। और निर्मल रानी पहले हजका की कैंडिडेट थी, फिर इंडियन नेशनल लोकदल की कैंडिडेट थी, फिर बीजेपी कैंडिडेट थी। इस बार वो बिल्कुल साफ है। जी सर। तो निर्मल रानी क्या करेंगे? तो अभी तक तो जब मैं उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल सर्फिंग कर रहा था तो वो बीजेपी का ही प्रचार प्रसार कर रही थी। जैसे नायब सिंह सैनी भी आए थे गन्नौर विधानसभा में, तो उनके साथ भी वो जो है कि मंच शेयर किया था, इसी होप में हो कि उनको टिकट है। लेकिन उन पे भी आप देखोगे कि आरोप लगे थे कि उन्होंने जो लोकसभा चुनाव में है मदद की है। उनके हस्बैंड की एक ऑडियो वायरल हो गई थी जिसमें वो सतपाल महाराज या ब्रह्मचारी की मदद करने की बात करें, कांग्रेस को टिकट कि वोट देने की बात कह रहे हैं। तो अब देखना होगा कि वो क्या फैसला लेंगे। मुझे लगता है एक रमेश कौशिक की तो वो सीडी आने के बाद और उनकी ऑडियो आने के बाद दोनों की टिकट चली गई। कितना महंगा होता है, मतलब इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और कैसे पॉलिटिकल कैरियर मतलब दांव पे लगा। इसीलिए मुझे लग रहा है कि रमेश कौशिक के जो भाई है वो सामने आए हैं, उनको जो है ना कि बीजेपी से उन्होंने टिकट मांगी और बीजेपी ने। तो मैं कुलदीप शर्मा की बात कर रहा, 2 बार के एमएलए हैं, चिरंजीवी लाल के सुपुत्र हैं, इनके क्या माहौल है, क्या लोग इनको पसंद करते हैं? देखो कुलदीप शर्मा को गन्नौर की जो विधानसभा थी, जो वहाँ के वासी हैं, उन्होंने 2 बार मौका दिया, और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की जब सरकार रही तब जब हम देखें तो तब भी वो विधायक रहे, और बीजेपी की सरकार थी तब भी वो विधायक रहे 2014 की अगर मैं बातचीत करूं तो। लेकिन एक खासी नाराज़गी है कुलदीप शर्मा के प्रति। एक तो वो मतलब लोगों को जैसे देवेंद्र कंपेयर करते हैं ना कि भाई 2 कैंडिडेट है, एक देवेंद्र कादयान माने जा रहे थे, एक कुलदीप शर्मा माने जा। तो देवेंद्र कादयान का लगभग 8 साल से जो संघर्ष कर रहे हैं गन्नौर में, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उन्होंने खोले है, जो सोसाइटी है, उन्होंने एम्बुलेंस शुरू करा रखी है, मतलब ऐसे बहुत सारी सोशल सोसाइटी या चैरिटी वो कर रहे हैं। लेकिन कुलदीप शर्मा जैसे विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उस समय तो मैदान में दिखते हैं, उसके बाद वो जो है ना कि गायब हो जाते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप गन्नौर विधानसभा में लगता है कि उन्होंने कुछ सिलेक्टेड लोगों के काम करवाए, कुछ सिलेक्टेड लोगों के घरों में ही नौकरियां मिली है, तो उनको लेकर काफ़ी नाराज़गी है कुलदीप शर्मा। तो मुझे तो इनपुट ये है कि वो उनका जो काला चश्मा है वो उतरता ही नहीं था,
और लोगों को लगा था कि भाई ये तो विधायक हमने बनाया और ये तो अपने एक अलग ही टशन में रहते हैं और लोगों से बात करने का और एटीट्यूड उनका थोड़ा सा अलग। जब वो विधायक थे, जब हुड्डा की सरकार थी, तो लोग ये बताते हैं कि लेकिन लोगों ने उनको मौका, जब बारी आई 2014 में भी उनको बनाया, लेकिन 2019 में फिर उनको पटकने दे दी और ये जनता करती है। देखो पहले की अगर हम कंपेयर करें तो जैसे ही सोशल मीडिया का दौर आया या थोड़ा लोग लिटरेट हुए हैं, थोड़ा लिटरेसी आई है, लोग पढ़ने लिखने लगे, तो लोगों में एक अवेयरनेस आई है पॉलिटिक्स को लेकर। और मतलब वो बिल्कुल पहले की तरह नहीं कि नेता गांव में नहीं जाएंगे तो लोग वोट दे देंगे। अब नेता के लिए भी इतना मुश्किल होगा, अगर वो फील्ड में नहीं देखेंगे तो लोग बहुत समझदार हो गए, वो समझ के वोट करते हैं और वोट की चोट भी करते हैं। 3 कैंडिडेट कुलदीप शर्मा लोगों के सामने होंगे, देवेंद्र कौशिक सामने होंगे और देवेंद्र काद्यान सामने होंगे। तो आपको लगता है कि कौन ज़्यादा कनेक्ट है लोगों से? इनमें अगर तीनों की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा देवेंद्र काद्यान जो है कि लोग मन्नत हवेली के मालिक, मन्नत हवेली की। और दूसरा अगर जैसे ही उनकी टिकट कटी है, देखो हरियाणा में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव या उससे पहले 10 साल की बीजेपी की सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन गन्नौर विधानसभा में देखोगे कि देवेंद्र काद्यान बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, उसके बावजूद उनकी जीत निश्चित। एक फैक्टर और काम मुझे लगता है देवेंद्र काद्यान के फैक्टर में, ये दोनों प्रत्याशी ब्राह्मण समाज से हैं। जी। और अगर मैं कास्ट कंपोजिशन की बात करूं तो 12% ब्राह्मण है, 30% जाट है। अगर जाटों का तो नुमाइंदा कोई नहीं, इन दोनों में से बीजेपी और कांग्रेस में से, तो जाटों के वोट जा सकते हैं देवेंद्र काद्यान को। बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं, बीजेपी में भी रहे हैं, और अब बीजेपी से अलग भी, क्योंकि जाटों की नाराजगी बीजेपी से है। उनको ये नाराजगी थी कि भाई बीजेपी से कैंडिडेट है। मैं यही बात बता रहा था आपको कि एक समय में जब वो बीजेपी से तब जीतने की दावेदारी कर रहे थे मजबूत, अब तो वो निर्दलीय आ गए। उनके पास ये आर्गूमेंट होगा कि देखो भाई मैंने बीजेपी पार्टी छोड़ दी है, मैंने इस्तीफा दे दिया और मैं निर्दलीय मैदान में आया हूँ, तो अब मुझे वोट दो। तो अब निश्चित तौर पे मुझे जो लग रहा है गन्नौर विधानसभा की त्रिशंकु मुकाबला, वो उसमें देवेंद्र काद्यान कहीं ना कहीं एज लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देवेंद्र काद्यान ने जो काम किया है पिछले लंबे समय से, मतलब मैं किसी नेता के पक्ष में नहीं हूँ, मतलब लोग कहेंगे कि भाई मैं तारीफ, वो हमारा काम नहीं है, क्योंकि जनता जिस तरीके से वहाँ जो चर्चाएं है, क्योंकि वो फील्ड में रहे, तो उनके प्रति लोगों की अब और ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो इमोशनली बहुत कनेक्ट होती है नेताओं से। माना जाता है कि यार हार गया, अब की बार इसको जिता देते हैं, तो इस तरीके की सिंपैथी लोग रखते हैं राजनीति। और अगर मैं कास्ट कंपोजिशन की बात करूँ तो एक बार हमारे ऑडियंस को दोबारा बता दूँ कि जो टोटल वोट्स उसमें 30% जाट हैं, 12% ब्राह्मण है, 16% शेड्यूल कास्ट हैं और ओबीसी 28% है। अब ऐसे में 2 राष्ट्रीय पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं दोनों ब्राह्मण समाज से हैं, जो कि 12% हैं। देवेंद्र काद्यान जिस समाज से आते हैं उनके 30% वोट हैं, और एससी और ओबीसी जिनका 16 और 28% है। तो क्या निर्मल रानी भी मैदान में आ सकती हैं? ये सर देखो अभी उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है, तो मुझे लगता है कि जो भी नेता होते हैं वो चुनाव तो लड़ेंगे, नहीं लड़ते तो उनकी राजनीति खत्म हो जाती है। क्योंकि पहले भी वो निर्दलीय चुनाव लड़, मैंने कहा ना पहले वो हजका से थे, फिर इंडियन नेशनल बीजेपी से, बिना चुनाव लड़े तो रह नहीं सकते। तो मुझे लग रहा है कि अगर वो देखते हैं क्या घोषणा करती है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि शायद वो चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव। और इनके अलावा भी कुछ कैंडिडेट आ सकते हैं, जैसे आज़ाद सिंह नेहरा बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, यहाँ से बात की तो 3 नाम सबसे प्रमुख थे। पहला देवेंद्र काद्यान बीजेपी की तरफ से, दूसरा जो है ना कि देवेंद्र कौशिक और आज़ाद सिंह नेहरा, ये 3 लोग बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। लेकिन जिसके सबसे कम चांस से देवेंद्र कौशिक के उसको बीजेपी ने टिकट दे दी है। रमेश कौशिक की क्या इमेज है गन्नौर में? रमेश कौशिक की इमेज की अगर हम बातचीत करें, क्योंकि इमेज पार्टी के नैरेटिव के साथ बिल्ड होती है। अब जैसे कांग्रेस की थी, वो कांग्रेस में तो उस समय भी लोग उनको वो वोट देते थे। लेकिन एक जो चर्चाएं क्या है कि मैं बिल्कुल खुल के अगर आपको बताऊं कि हमारे देश में कास्ट एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और जब नेता जब बन जाते हैं तो वो अपनी कास्ट के अलावा किसी कास्ट का काम नहीं करते। तो ये आरोप जो है ना कि लगते रहते हैं नेताओं पे। तो रमेश कौशिक के पास जब लोग जाते हैं तो काम नहीं होते लोगों के, जब काम नहीं होंगे तो फिर। उसके अलावा एक चीज़ और है, ये आरोप हैं लोगों के मुंह से सुने, मुझे नहीं पता, कि एक उनका जो है सोनीपत के एरिया के आसपास जो ज़मीनों को लेकर के विवाद, बहुत बड़ा इमेज उसको लेकर अभी काफ़ी साल उठते हैं। हम दोबारा कह रहे हैं, इसमें सच्चाई है या नहीं है वो जांच का विषय है। लेकिन आम लोगों से सुना जाता है कि कौशिक साहब का जो डीलिंग है लैंड से रिलेटेड,
वो काफ़ी क्वेश्चन मार्क है उसके अंदर, बिल्कुल सर। और लोग इसकी भी चर्चा करते हैं, और गन्नौर में मुझे लगता है ये बात पहुँच बिल्कुल बिल्कुल, ये गन्नौर में हर व्यक्ति ये बात जानता है कि उनका जिस तरीके से उन ज़मीनों को लेकर वो विवाद में है, और या जिस तरीके से अगर हम देखें, क्योंकि जैसे ही उनको बीजेपी से टिकट मिली, क्योंकि लहर थी बीजेपी की, मुझे लग रहा है अब की बार उनकी, क्योंकि इमेज उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, जैसे जो फील्ड पे काम करे, क्योंकि ये चुनाव लड़के जो है ना कि वो एसी कमरों में बैठ जाते हैं। मैं यहाँ एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहूँगा, जैसे 2019 में महम से आनंद सिंह दांगी जो थे वो कांग्रेस के मतलब वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे, लेकिन हुड्डा से नाराज़ थे, तो लोगों ने इंडिपेंडेंट को बनाया। जी सर, यहाँ पर भी कुलदीप शर्मा, सबको पता है कि हुड्डा से नाराज़ थे टिकट मिलने से पहले, और हो सकता तो वो बीजेपी में जा सकते थे, लेकिन वो गई नहीं, एक अलग बात है। तो हो सकता है यहाँ भी महम वाला एग्जाम्पल ना हो जाए, लोगों को पता है कि ये हुड्डा का लॉयलिस्ट नहीं है। देखो सर कि अभी चुनाव में बहुत वक्त है ना, जब हम बातचीत कर रहे हैं लगभग 25 दिन के आसपास हमारे बचे हैं, अगर हम काउंट करें तो इतने में इलेक्शन बहुत चेंज होता है, और जो नेता ज़मीन से जुड़ा हुआ था लोग उसको अपना आशीर्वाद देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे मैम की बात हो, चाहे किसी और जगह की बात हो, जो फील्ड पे काम करेगा लोग उसको जिता रहे हैं। वो अलग बात है कि वो पैसा कितना लगा रहे, क्यों आ रहे, वो सब सवाल अलग है, लेकिन अगर फील्ड पे कोई नेता रहा तो उसको लोग वोट देते हैं। और मुझे लग रहा है कि गन्नौर विधानसभा की अगर हम बातचीत करें तो गन्नौर विधानसभा में एक दिलचस्प मुकाबला होगा और टफ फाइट होगी बीजेपी और कांग्रेस के लिए। देवेंद्र कादयान जो है ना कि हो सकता है ये सीट निकाल सकते हैं। बिल्कुल, और लोग वैसे भी इस बार हरियाणा में बदलाव के लिए वोट देना चाहते हैं, और जब वो बदलाव की बात करते हैं तो कुलदीप शर्मा को देखते हैं तो उनको वही परिवारवाद याद आता है, और उनको याद आता है उनका कार्यकाल, जिससे बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं है। दूसरी तरफ उनको दिखाई देगा देवेंद्र कादयान, जो कि युवा भी है, पैसा भी ठीक ठाक है उसके पास, लोगों से जैसा आपने बताया कनेक्ट भी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एज देवेंद्र को हो सकती है इस चुनाव में। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये डिफरेंस देखते हैं लोग, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना वोटर भी चेंज हुआ है। अगर हम जब हम स्टडी करते हैं, मैं रिसर्चर हूँ एक, जब हम वोटिंग बिहेवियर या वोटिंग पैटर्न चेंज करते हैं कि कौन कौन से बेसिस है, तो जब से 2014 के बाद जिस तरीके से डिजिटल रिवॉल्यूशन हुई है, उसके बाद जो युवा है, जो यूथ है, जो लोग वो बहुत जो है ना कि एजुकेट हुए, और वो ऐसे ही किसी को वोट नहीं देंगे कि भाई उसकी पिछली विरासत है, जो उनको लगेगा कि उनके काम कराएगा या जो उनके विधानसभा क्षेत्र में अनबाइज्ड रहेगा विदाउट एनी कास्ट रिलीजन एंड वो फिर उसको चुनेंगे। क्या इश्यूज भी गन्नौर के जो लोकल इश्यूज है क्या वो भी डोमिनेट करेंगे? गन्नौर के जो अगर हम देखें, एक तो गन्नौर जो है ना कि जीटी रोड बेल्ट पे पड़ता है, तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का काफ़ी इफेक्ट है। बाकी गन्नौर के जो बाकी शहरों के जो लोकल इशू है, इतने इश्यूज गन्नौर में नहीं है। हाँ, एक इशू था जो हॉर्टिकल्चर, जो लैंड गई थी, एक गांव है मटे या गांव है, या हमारे गांव की भी ज़मीन गई थी, उसको लेकर विवाद था, लेकिन बाद में वहाँ जो है ना कि ज़मीनें दूसरी जगह दे दी गई उन लोगों को, जो है ना कि दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं उनको विस्थापित कर दिया। ग्राउंड वाटर वहाँ इशू नहीं है? नहीं, ग्राउंड वाटर जो जीटी रोड से उस साइड की बेल्ट है वहाँ इशू नहीं है, लेकिन जो बाकी इस साइड आएंगे तो हम जो गन्नौर की तरफ आएंगे वो थोड़ा बहुत इशू है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण वहाँ पर जॉब बहुत मिली है लोगों को, जो बहुत जैसे बड़ी का एरिया देखेंगे हम, बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी जॉब है। एक ज़माना था जब जो वहाँ जो गन्नौर में एक स्टील की कंपनी थी, वहाँ बहुत बड़ी कंपनी थी, तब भी रोजगार थे, और आज भी बहुत सारे जो है ना कि गाँव से वहाँ लोग जो है ना कि इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में काफ़ी लोग जाते हैं। जी, तो ये थी हमारी गन्नौर विधानसभा की चर्चा, और इसमें बीजेपी के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी, इंडिपेंडेंट वाला फैक्टर, बड़ा ही ट्रायंगुलर फाइट होने के चांसेस है। लेकिन फाइनल 12 तारीख तक कौन पर्चा भरता है और क्या ये फाइट इतनी रहती है या इससे ज़्यादा फैला होता है, वो हमें अपडेट होगा 12 तारीख के बाद। हम फिर चर्चा करेंगे किसी और विधानसभा पर। कुलदीप भाई, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।